बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही जो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम से। The quality possessed by an object due to which it is very difficult to stop its motion when it is either moving with larger velocity or having greater mass is called quantity of motion or momentum. Students, जो क्वालिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जिसकी वजह से वो जो रोकना है उसको वो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से? दो रीजन है इसके पीछे, ठीक है। एक रीजन तो ये है कि अगर उसके पास जो वेलोसिटी है वो लार्जर होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी लार्जर होगी तब भी उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल होगा। दूसरे नंबर पे अगर उस जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का अगर मैस ज्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट का मैस ग्रेटर होगा तो फिर भी उस बॉडी को स्टॉप करना मुश्किल होगा। और यही जो स्टॉप करने की जो क्वालिटी, स्टॉप हम नहीं कर सकते किसी बॉडी को, ये जो क्वालिटी है किसी भी बॉडी की उसको हम मोमेंटम कहते हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। और इनका इस मोमेंटम का जो इन्हिसार है वो दो चीजों पर है, ठीक है। एक तो उसके पास वेलोसिटी अगर लार्जर होगी, दूसरे नंबर पे मैस ग्रेटर होगा, तो तब उस बॉडी को रोकना, स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की जो क्वांटिटी होगी उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। Mathematically, it is defined as the product of mass and velocity and is denoted by P. जो प्रोडक्ट ऑफ mass और velocity है, क्योंकि मोमेंटम इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो जब हम mass और velocity का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम को हर हम जो लोग हैं वो डिनोट कर देते हैं P से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, ओके। अब मैथमेटिकल फॉर्म जो है मोमेंटम की वो ये है कि P इज इक्वल टू mv। P मोमेंटम है और जो मेस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें मिल जाती है मोमेंटम की। अब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो मोमेंटम जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्टेड होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? कि जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट, नंबर होना चाहिए और उसके साथ प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए, तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास होती है डायरेक्शन की एबिलिटी होती है, ठीक है। अब मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो जो मोमेंटम है उसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम और इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। इस बात को आपने अंडरस्टैंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट पे कि मोमेंटम की यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट है और न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट है। अगर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म पर गौर किया जाए तो यहां से ही हमें मोमेंटम की यूनिट मिल जाती है। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें मोमेंटम दे देता है और मैस की यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड, तो दोनों को कंबाइन करके हमें मिल जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वो है यूनिट मोमेंटम की। और दूसरी जो यूनिट है इसकी न्यूटन सेकंड भी है, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे तो उस नीचे हम जब सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे मोमेंटम की टर्म में तो आपको समझ आ जाएगी कि ये यूनिट किस तरह है। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि डायमेंशंस मोमेंटम के क्या है। इट्स डायमेंशंस आर mlt पावर -1। आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म पे गौर कर दें या इसकी यूनिट पर ही गौर कर दें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो हम यूनिट से ही डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के। किलोग्राम यूनिट है मैस की और डायमेंशंस की टर्म में जो मैस होता है उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है मीटर यूनिट है लेंथ की और लेंथ को डायमेंशन की टर्म में कैपिटल L से डिनोट किया जाता है। और आगे है सेकंड, और सेकंड जो यूनिट है वो टाइम की है और डायमेंशन की टर्म में टाइम को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। और पावर -1 है तो पावर -1 इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो mlt पावर माइनस आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम।
अब हम दूसरे जो टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, वो है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की टर्म में मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, या लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is equal to the applied force। लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है ना, वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। टाइम के साथ साथ मोमेंटम का चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और साथ में ही इसकी डेरिवेशन भी हम देख लेंगे कि इसको किस तरह डिराइव किया जाता है मैथमेटिकली। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कंसिडर करें कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी vi, जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी vi के साथ। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स f एक्ट्स ऑन इट फॉर टाइम t, जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे उस बॉडी पर किसी भी टाइम t के लिए, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम vi टू vf। जब हम उस ऑब्जेक्ट पर जो कि वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी vi से vf में चेंज हो जाएगी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टाइम इंटरवल t के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ, तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी जरूर प्रोड्यूस होगा। और उसको एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है वो किसके बराबर है, ma के। और अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दें तो वो हमें कुछ इस तरह की मैथमेटिकल फॉर्म मिल जाएगी। एक्सेलरेशन इधर ही रहेगा और m इधर आके f के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें सेकंड इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 1 हमें मिली और इक्वेशन 2 मिली है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, वो बराबर है, क्योंकि इधर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और इधर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। जब राइट हैंड साइड किसी भी या लेफ्ट हैंड साइड जो किसी भी इक्वेशन की इक्वल हो जाती है, तो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, f बाय m जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t के। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम अपनी डिजायर इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, f क्रॉस ये जो t है ये यहाँ के f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो m है ये यहाँ जाके vf माइनस vi के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f क्रॉस t इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi। f क्रॉस t अपनी जगह पे रहा, जो कि बराबर आ जाएगा, ये जो m है ये पहले vf के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, और फिर m जो है वो vi के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो f क्रॉस t इज इक्वल टू m vf माइनस m vi। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो mv तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी वो मोमेंटम के बराबर है, लेकिन अगर mvf यानी कि फाइनल मोमेंटम और mvi यानी कि इनिशियल मोमेंटम, तो हम mvf और mvi की जगह pf और pi रिस्पेक्टिवली पुट कर सकते हैं। तो f क्रॉस t इज इक्वल टू डेल p। डेल p क्यों आया, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है ये इक्वेशन 3 इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यहाँ अगर आप गौर करें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम हमें किसके इक्वल मिला, चेंज इन मोमेंटम के। तो इक्वेशन 3 इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, अगर इक्वेशन 3 पर आप गौर करें तो यहां से अगर हम फोर्स को निकाल दें, हमारी डिजायर इक्वेशन क्या है, हमारी डिजायर इस इक्वेशन में जो क्वांटिटी है वो फोर्स है। ठीक है, अब हम फोर्स को x साइड पे रहने देते हैं और t को इधर से इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो t यहाँ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डेल p डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, f इज इक्वल टू डेल p डिवाइडेड बाई t which is according to the statement of the law hence proved। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिस तरह हमने लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो हमें अपनी डिजायर इक्वेशन मिल गई। तो इस तरह आज हमने सबसे पहले मोमेंटम को डिस्कस किया और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो या किसी भी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।